हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। ये देखिए, हिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट लाए हैं आधुनिक भारत का है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। क्या कर रहा है। सालाबाई जो संधि हुआ था कब हुआ था? 17 मई 1782 में। कब हुआ था? 17 मई को हुआ था और 1782 ही टाइम में हुआ था। कब? 17 मई। तो कैसे याद रखना? 1 2 7 8। तो सालाबाई जो संधि हुआ था कब हुआ था? 17 मई में हुआ था। यह संधि को पूना दरबार में किया गया था, अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये जो संधि हुआ था किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच हुआ था। वह पूना का दरबार में किया गया था। पूना के दरबार में किया गया था। और इसके द्वारा जो प्रथम आंग्ल मराठा इसी के द्वारा जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त हुआ था। इसी के जो साला संधि के ही 1782 में हुआ था, इसी के द्वारा ही आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और इसका जो कुछ शर्तें रखे गए अंग्रेजों द्वारा, और शर्त कौन कौन सा है? पहला शर्त था, पहला शर्त कौन सा था? पहला शर्त सेलसेट द्वीप थाना का दुर्ग अंग्रेजों दिया जाएगा। जो सेलसेट का द्वीप एवं थाना का दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा दिया जाएगा। और अंग्रेजों रघुनाथ राव के साथ छोड़ेंगे। मैंने अंग्रेजों ने यह बोला कि अंग्रेजों को रघुनाथ के साथ छोड़ देंगे। रघुनाथ राव पर खर्च की गई 12 लाख रुपये पुनः दोबारा अंग्रेजों को देगा। और जो मतलब वो 1782 में जो अथी हुआ था 17 मई 1700, तो जो युद्ध में खर्चा हुए सारे उसका 12 लाख रुपया जो है उसको अंग्रेजों को देना पड़ेगा हर्जाना के रूप में। राघव राघोबा को 3.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। और राघोबा को 3.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन कर दी गई। कब किया गया? सालाबाई जो अथी हुआ था युद्ध, सालाबाई के अथी युद्ध हुआ 17 मई 1782 में हुआ था। उसके बाद किया गया जो इस पेंशन कितना किया राघोबा का कितना पेंशन किया गया? तो राघोबा जो पेंशन किया गया था वो पेंशन कितना हुआ? 3.5 लाख रुपया कर दिया गया। अब जो मुंबई के दक्षिण के दूसरे जीते हुए क्षेत्र को वापस किया गया। और जो मुंबई में जीते हुए दूसरे के क्षेत्र जीते हुए थे वो भी अंग्रेजों को वापस कर दिए। और इस संधि के द्वारा 20 वर्ष तक शांति रहा। इस संधि होने के बाद 20 वर्ष तक कोई मैंने ऐसा कुछ हुआ नहीं और 20 वर्ष तक शांति रही। फिर आया द्वितीय कौन संधि? द्वितीय जो संधि आया था, द्वितीय संधि 1800 ईस्वी में नाना फर्नीश्वर मृत्यु के बाद पुनः दरबार संयंत्र के केंद्र बनाया गया। जो नाना फर्नीश्वर थे उनका मृत्यु होने के बाद जो द्वितीय मराठा मंगल 1803 के 1805 ईस्वी के बीच हुआ। 1803 और 1800 द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और इसके बीच में पेशवा बाजीराव और दौलता राव सिंधिया होलकर क्या किया? विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और विरुद्ध मोर्चा बनाने से यह नीचा दिखाना चाहा। पर 1802 ईस्वी में पूना के निकट हुए युद्ध होलकर संयुक्त सेना पराजित कर दिए। और रघुनाथ राव के पुत्र दत्तक जो अमृत राव के बेटे विनायक राव पेशवा घोषित किया गया। और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास पहुंचा और सहायता की मांग की। परिणाम स्वरूप इसका जो ये और ये इसका जो और इस सहायता पहुंचा उसका जो सहायता मांगे तो इसका जो अंग्रेजों द्वारा ने परिमाण रखा गया तो बेसिन संधि हुआ पर अंग्रेजों द्वारा। फिर दौलता राव जो सिंधिया है जो अप्पाजी भोंसले और यशवंत राव होलकर पेशवा के विरोध किया और जिसे कारण द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। इस समय जो वहाँ के जो अथी था जो द्वितीय मराठा युद्ध जो लॉर्ड बेजुअली ने सर्वप्रथम सिंधिया और भोंसले सेना के पराजित किया था।
अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम जो सिंधिया भोसले सेना को कौन पराजित किया, तो लॉर्ड बेजोली ने किया था। लॉर्ड बेजोली अंग्रेज से अलग, इस दोनों ने अंग्रेज से अलग अलग संधि कर लिया, और दोनों क्या किया, फिर अंग्रेज से अलग अलग संधि कर लिया। फिर 1805 ईस्वी में अंग्रेज यशवंत राव होलकर को भी पराजित कर दिया, और इसको किसको, होलकर जी को भी पराजित किया 1805 ईस्वी में अंगल मराठा युद्ध के समय ही। और इससे अंग्रेजों से ये भी संधि कर लिया कि क्या, यशवंत राव भी इनके साथ संधि कर लिया। अब तृतीय मंगल मराठा युद्ध होता है, तो तृतीय मंगल मराठा युद्ध होता है, तो युद्ध होता है किस, ये युद्ध जो होता है लॉर्ड हेस्टिंग, मैंने जो तृतीय में था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग आ चुका था, जो तृतीय में हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग। इसके शासन में ही लड़ा गया, लॉर्ड हेस्टिंग शासन। अंग्रेजों ने 1817 में सिंधिया के ग्वालियर सिंध के, जिसके अनुसार सिंधिया पिंडारियों का दमन अंग्रेजों की सहयोग करेगा। ये जो अंग्रेजों द्वारा रखा गया प्रस्ताव के लॉर्ड हेस्टिंग शासन का लड़ा गया, और यह ग्वालियर का जो सिंध है जिसको पिंडारियों के दमन किया जाएगा, जो ये चंबल नदी दक्षिण पश्चिम राज्य को अपना अधिकार समाप्त करेगा, और राज्य को है जो अपने अधिकार समाप्त कर देगा। फिर जून 1817 में अंग्रेजों को पेशवा से पुनः संधि के द्वारा पेशवा को मराठों पर प्रधानता त्याग दी, और इससे पहले भोसले ने भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था, और उससे पहले भोसले जी भी उनका जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। फिर 1817 में सिंधी उल्लंघन करके पेशवा भोसले एवं होलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध घोषणा की। 1817 ईस्वी में क्या कहा, 1817 ईस्वी में संधि जो उल्लंघन करके पेशवा भोसले होलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दिया। कब, जो भोसले जी थे 1817 में अंग्रेजों के विरुद्ध यह युद्ध घोषणा कर दिया, और यह करकी में पेशवा, सीतामढ़ी के भोसले तथा महदीपुर में होलकर अंग्रेजों से पराजित हो गया। और पराजित कहाँ हुआ, ये पराजित हो गए कहाँ, किरकी में पराजित हुए अंग्रेजों से, और पेशवा जो सीतामढ़ी में भोसले तथा मधुपुर में होलकर अंग्रेजों से पराजित हो गया, और 1817 में ये युद्ध हुआ था। फिर जनवरी 1818 ईस्वी में होलकर अंग्रेजों के मसदौर फिर जनवरी 1818 में होलकर और अंग्रेजों से मंदसौर की संधि हुई, और जो संधि करके राजपूतों ने अपना अधिकार वापस ले लिया। और फिर पेशवा द्वितीय थे, तो कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में पराजित होकर ने आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सामने कर दिया। फिर अंग्रेजों ने पेशवा के पद समाप्त कर दिया। कब, 1818 के आसपास अंग्रेजों का जो पेशवा का उपाधि था उसको समाप्त कर अंग्रेजों में मिला लिया, और फिर जो अंग्रेजों में मिला लिया, और पेशवा को 4 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने की आज्ञा दी गई। जो कानपुर के निकट में एक बिठूर जगह था, वहाँ जो पेशवा को रहने को जगह दे दी गई 4 लाख पेंशन, वार्षिक पेंशन के रूप में। और फिर 1853 में पेशवा को बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। कब हुआ, 1853 में पेशवा को बाजीराव द्वितीय को मृत्यु हो गई। सॉरी। फिर तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय जो अंगल मराठा युद्ध हुआ कब हुआ, 1817 और 1818 के बीच हुआ था। 1817 और 1818 के बीच हुआ था। तो ये तो बता ही दिए 17 जो तृतीय मंगल मराठा वो 800 और किसके बीच जो बताए पेशवा अंग्रेजों जो ग्वालियर के संधि के अनुसार पिंडारियों के दमन करके जो सहयोग करके चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम में अपना अधिकार समाप्त किया था ये अंग्रेजों द्वारा। तो
और ये बताएं पेशवा को 4 लाख रुपये पेंशन देंगे भी। जो नागपुर है, नागपुर के बिठूर जगह में, सॉरी कानपुर, नागपुर नहीं कानपुर में बिठूर में भेज दिया गया। वहाँ 1853 में पेशवा को द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब देखिए प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कब हुआ था प्रथम मराठा अंग्ल युद्ध? प्रथम जो हुआ 1775 ईस्वी में प्रथम शुरू हुआ। आई संधि कब आरंभ हुआ? तो 1775 में संधि कर लेगा। और इस युद्ध को जो प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध है, इसको क्या सालाबाई संधि भी बोलते हैं, इसको सालाबाई संधि बोलते हैं। जो प्रथम मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम मराठा युद्ध, तो इसको सालाबाई भी बोलते हैं। और इसका इसमें पेशवा नारायण जो इसका नेतृत्व था, पेशवा, इसमें वॉरेन हेस्टिंग जो इसका था, वॉरेन हेस्टिंग जनरल गवर्नर थे उस समय। प्रथम 1775 में 1782 के बीच। फिर द्वितीय जब स्टार्ट हुआ तो 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। और बेसिन संधि कर लिया। और बेसिन संधि 1802 ईस्वी में हुआ। बेसिन संधि 2 ईस्वी में हुआ। राजघाट की संधि भी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अंग्ल जो बेसिन संधि हुआ उसमें राजघाट में, देखिए अगर पूछेगा सालाबाई संधि कहाँ किया गया था, तो ये आरंभ सूरत में 1775 ईस्वी में। राजघाट संधि कहाँ? तो बेसिन में द्वितीय मंगल मराठा, इसका बाजीराव द्वितीय नेतृत्व किया था। और इसमें कौन था? जॉर्ज बर्लो बेजुअली था, जो ये इसमें गवर्नर जनरल था। फिर तृतीय जो 1818 में हुआ, इस समय भी बाजीराव जो बाजीराव था वही इसका नेतृत्व कर रहे थे। और लॉर्ड हेस्टिंग इस समय था, लॉर्ड हेस्टिंग था। देखिए प्रथम में वॉरेन हेस्टिंग था, लेकिन थर्ड जो तृतीय में था लॉर्ड हेस्टिंग। और इस समय जो बेसिन से जो संधि हुई उसको भी हम राजघाट संधि भी बोल सकते हैं, राजघाट संधि। सालाबाई किसको? प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध को सालाबाई मराठा युद्ध बोला जाता है। फिर सिख के प्रथम राजनीतिक नेता बंदा बहादुर था। जो सिख का जो प्रथम राजनीतिक नेता बने बंदा बहादुर। कौन बने? बंदा बहादुर थे जो सिख के प्रथम नेता बने 1716 ईस्वी में। आई मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। जो प्रथम राजनीतिक बंद बहादुर थे जो मुगल सेना के समर्पण किया, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। क्योंकि बंद बहादुर के बाद सिख के नेतृत्व, जो बंद बहादुर के बाद सिख के नेतृत्व हो गए। और इस समय के जो सिख ने सर्वत खुलासा एवं गुरुमत की प्रथाओं आरंभ की। जो सर्वत खालसा और गुरुमत की प्रथाओं के आरंभ की। और बैसाखी दीपावली पर ही वर्ष में 2 बार सिख ने अपनी सभाओं आरंभ की। और ये सभाओं को सर्वत खुलासा कहते हैं। जो बैसाखी को दीपावली पर जो वर्ष में 2 बार सिख द्वारा सभाएं किया जाता है उसे सर्वत खालसा कहते हैं। और सर्वत खालसा किसके द्वारा शुरू किए गए थे? जो प्रथम नेता था बंद बहादुर था, उनके द्वारा सर्वत खालसा आरंभ किया गया था। इन सभा के निर्माण हेतु गुरु के मत मानकर गुरुमत मानकर उससे मत मानकर गुरुमाता पुकारा गया, उसे गुरुमाता पुकारा गया। फिर 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने दल खालसा का गठन किया। फिर कपूर सिंह ने आया 1748 ईस्वी में। ये कब आए थे? खालसा पंथ बंद बहादुर ये आया था 1716 ईस्वी में बंद बहादुर। और 1748 में कब आए? कपूर सिंह दल आया और खालसा गठन किया। खालसा गठन किया का जो 1748 ईस्वी में गठन किया। और कौन किया? कपूर सिंह किया। कौन? कपूर सिंह किया। फिर जो दल खालसा जो आया, दल खालसा 1753 में आरंभ हुआ। और यह राखी प्रथा ने इसी वित्तीय स्थिति की मजबूत किया। अरे इसे राखी प्रथा ने वित्तीय स्थिति मजबूत किया। और जो इसका दल खालसा पंथ के शुरू किया था तो कपूर सिंह ने किया था, कपूर सिंह ने। और राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव उपज के 1/5 भाग का जो है लेकर दल खालसा के सुरक्षा दायित्व में स्वीकार किया जाता। तो मैंने जितना उपजाया उसका 1/5वां भाग है जो दल खालसा में स्वीकार किया जाता था, ताकि सुरक्षा के लिए किया जाए। युद्ध या तो कुछ भी सुरक्षा के लिए
रखा जाता था, उससे और दायित्व स्वीकार करता था। और तथा सिखों ने यह राजनीतिक आधार बन गया, और इसी है जो सिखों द्वारा अधिकारों के आधार बना। और सिख अपने छोटे छोटे राज्य को निर्माण किया, जिसने मिसल पुकारा बोला जाता है। जैसे जो सिख द्वारा जो छोटे छोटे राज्य निर्माण कर रहा था, उसको मिसल पुकार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मिसल पुकार बोला जाता था। उसके बाद रंजीत सिंह ने पंजाब का सिख राज के वास्तविक संस्थापक रंजीत सिंह को माना जाता है। जो पंजाब को सिख राज के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो रंजीत सिंह को माना जाता है। और रंजीत सिंह ने ये सिखों के पहले सार्वभौम शासक हुए, और जिन्हें पंजाब का एक बड़े क्षेत्र को जो सार्वभौमिक कहाँ सॉरी से हाँ सिख से पहले जो सिख के पहले जो सार्वभौमिक शासक हुए थे, जिन्हें पंजाब का एक बड़े क्षेत्र को अधिकार करके सुल्तान पेशवार कश्मीर को एवं लद्दाख तक राज विस्तार किया। कौन सा? रंजीत सिंह। जो वास्तविक पंजाब का संस्थापक हुए रंजीत सिंह, और वह कहाँ तक? वह अपने लद्दाख तक विस्तार कर दिए थे अपने उस सरकार में, अपने राज्य में। उसके बाद जो रंजीत सिंह का उपाधि का क्या? तो रंजीत सिंह ने 1780 ईस्वी में पैदा हुआ था। पिता का महान सिंह पिता का नाम था। और मिसल जो उसका था, सकरुचिया जो मिसल था उसका क्या था? सुकृचिया था। 1797 ईस्वी में कबूल के शासक जाम शाह कबूल के शासक जो जाम शाह का पंजाब पर आक्रमण किया। जो काबुल के जो काबुल क्या है? काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी अभी प्रेजेंट में है। लेकिन जो काबुल के शासक तो जमान शाह जो थे वो पंजाब पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 1797 में किया था। कब किया था? 1797। और उसका नेतृत्व जो सैनिक थे, उसका कौन कर? रंजीत सिंह के जो नेतृत्व में सिख सेना थे, जाम सिंह को पराजित कर दिया। उसको जो सिख सेने थे उसको जाम सिंह को पराजित कर दिया। फिर अब रंजीत सिंह सिख का नेता बन गया। जो अब पूरी तरह से वो सिख का नेता बन गया। रंजीत सिंह क्या बन गया? सिखों का नेता बन गया। फिर रंजीत सिंह ने जाम शाह को 12 तोपों से चिनाब नदी के में जो रंजीत सिंह ने जमान शाह को 12 तोपों जो चिनाब नदी में गिर गई थी उन्हें निकाल कर वापस कर दिया। जो अगर कोई पूछेगा जो काबुल से आया था, जो कौन ऐसा राजा आया था? जाम शाह, जिसका तोप है तो जाम शाह आया था। उसका कितना तोप नदी में गिरे थे? तो 12 तोप गिरे थे। कौन सा नदी में गिरे थे? तो चिनाब नदी में गिरे थे। उसको वापस कौन किया था? तो रंजीत सिंह निकाल के ने वापस कर दिया था। और इस सेवा के बदले में जाम शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर का अधिकार करने का अनुमति दे दी। क्या? अधिकार करने का अनुमति दे दी लाहौर का। फिर 1799 ईस्वी में लाहौर अधिकार कर लिया और लाहौर का अपना राजधानी बनाया। कौन? रंजीत सिंह। देखिए 1799 में जो है लाहौर का भी अधिकार कर लिया। क्या? लाहौर का अधिकार कर लिया और लाहौर का अपना राजधानी बना दिया। लाहौर का राजधानी बनाया। फिर 1806 ईस्वी में रंजीत सिंह जनरल एवं लेक के बीच संधि हुई। जो शर्त इस प्रकार, जो कुछ शर्त रखा गया जनरल लेक के बीच। उस समय जो 1806 में जो जनरल लेक थे, रंजीत सिंह होलकर ने अमृतसर के छोड़ने को कहा। जो जनरल लेक थे उसने कहा अमृतसर को आप छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद बोला पंजाब अपना सेना हटा लीजिए। जो जनरल लेक से या अथी जो संधि किया, मैंने बातचीत में जो हुआ, तो बोला कि आप अमृतसर छोड़ दीजिए, पंजाब से अपना सेना हटा लीजिए। और रंजीत सिंह ने मित्रवत बनाने रहने के लिए अंग्रेज उसके क्षेत्र आक्रमण नहीं करेंगे। और रंजीत सिंह ने मित्र बनने रहने के लिए इसके अंग्रेजों बोला कि इसके लिए आक्रमण उसके क्षेत्र में नहीं करेंगे। रंजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार का तो 1809 ईस्वी में जो रंजीत सिंह कांगड़ा विजय की
कांगड़ा विजय हुआ कब? 1809 ईस्वी में जो कांगड़ा। फिर 1813 ईस्वी में अफगान के अमीर शाह शुजा से कश्मीर को संरक्षण में लिया गया। फिर जो 1813 ईस्वी में कश्मीर को जो शाह शुजा था वो कश्मीर को अपने संरक्षण ले लिया। वो कहाँ था? अफगानी थे और अपना संरक्षण ले लिया। और शाह शुजा ने कोहिनूर का हीरा भी प्राप्त किया। और उसी समय देखो 1813 ईस्वी में, कब? 1813 ईस्वी में जो हीरा था कोहिनूर का उसे शाह शुजा अपने अधिकार में कर लिया, शाह शुजा अपने प्राप्त कर लिया। यह जो है 1813 ईस्वी में अटक को 1813 ईस्वी में अटक को जीत लिया। अटक जो है उसको जीत लिया। 1818 ईस्वी में मुल्तान पर विजय भी कर लिया। 1818 ईस्वी में मुल्तान पर भी विजय कर लिया। फिर फिर जो 1819 ईस्वी में अफगान गवर्नर जबर खां, जो अफगान के गवर्नर था जबर खां को पराजित कर कश्मीर को अधिकार कर लिया। कौन? कश्मीर को अधिकार कर लिया। और 1821 ईस्वी में डेरा गाजी खां और डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। जो डेरा जो कौन? गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। फिर रणजीत सिंह को जो साम्राज्य विस्तार हुआ तो 1809 ईस्वी में हुआ। कांगड़ा ही तो बता दिए। फिर 1819 ईस्वी में अफगान के जो गवर्नर जाग खां था उसको पराजित करके भी कश्मीर का अधिकार में ले लिया। ऐसे सब रणजीत सिंह के वास्तविक भी ये जो बहुत वीर थे, इसलिए ये इतना एरिया जीत चुका था। 1820 से 21 के बीच जो डेरा गाजी खां था, डेरा गाजी खां था 1820-21 में। तो डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। तो डेरा इस्माइल खां को पराजित कर लेह का जीता। किसको? लेह को जीत लिया। और फिर 1832 में पेशवार को जो विजय कर अपने अधिकार कर लिया। फिर 1833-34 में मुजरी काबिले जो पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया। लेकिन ये क्या हुआ? जो मुजारी काबिलों को पराजित किया, जो शिकारापुर अपने संरक्षण में लिया था, संरक्षण में शिकारापुर को अधिकार लिया। लेकिन ये अंग्रेजों को दे दिया। क्या? अंग्रेज को दे दिया। उसके बाद 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुआ? 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह को मृत्यु हो गई। फिर 1833 से 34 के बीच में काबुल पर पराजित किए थे। शिकारपुर में अधिकार रणजीत सिंह ने किए थे। और ये रणजीत सिंह अधिकार करके मुजारी काबुल को पराजित करके शिकारपुर के जो अपना अधिकार लिया था वो अंग्रेजों को दे दिया। 1839 में इनका मृत्यु हो गई। फिर देखिए खड़ग सिंह रणजीत सिंह का पुत्र था। खड़ग सिंह कौन थे? खड़ग सिंह थे रणजीत सिंह का पुत्र। रणजीत सिंह का पुत्र कौन थे? खड़ग सिंह। फिर शेर सिंह रणजीत सिंह का पुत्र था। शेर सिंह देखिए रणजीत सिंह के कई पुत्र? खड़ग सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। ये तीनों किसका पुत्र था? रणजीत सिंह के पुत्र थे। फिर अंगल युद्ध सिख वल जो कब शुरू हुआ था? तो इसके किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो ये दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण ये घटना हुआ अंगल सिख युद्ध हुआ दिलीप सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? दिलीप सिंह। और अल्पवयस्क दिलीप सिंह की माँ रानी जिंदन संरक्षकों को रूप में
शासन कर रही थी। किसको? दिलीप सिंह की माँ थी जो रानी जिंदन। कौन सा? जिंदन नाम इनका क्या था? जो दिलीप सिंह के माँ की, जो रणजीत सिंह की बीवी को रानी जिंदन सिंह के नाम था क्या? रानी जिंदन, जो संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। लेकिन इस समय जो खालसा सेना काफ़ी शक्तिशाली, लेकिन इस समय जो सेना था खालसा पंथ तो काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे, जिसके कारण लाहौर दरबार उससे डरने लगा, और जिसे लाहौर दरबार भी डरते थे। और सेना के नियंत्रण करने के लिए रानी जिंदन ने उनके सलाहकार ने खालसा सेना और अंग्रेजों के साथ युद्ध झोंक दिए। जो सेना मैंने किसके साथ? अंग्रेजों के साथ युद्ध में झोंक दिए, और यह सोचकर कि खालसा ने सेनाओं को विजय हुई तो ये क्षेत्र विस्तार होगा और पराजित हुई राजनीति में दखल देना छोड़ देगा। प्रथम जो अंगल सिख युद्ध हुआ था तो 1845 से 46 के बीच हुआ। कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच हुआ। और कुल युद्ध कितने? 4 युद्ध लड़े गए इसके अंतर्गत। मंदकी युद्ध 1845 में, फिर फिरोजपुर युद्ध 1845 में, अलीवल युद्ध 1846, और सुबराब युद्ध 1800, अलीवाल हुआ 1846, और सुबराब हुआ 1846 में। इन चारों युद्ध जो सिख सेना के पराजित, चारों युद्ध में ही सिख सेना पराजित हुई। इस जो चारों युद्ध हुआ था सिख सेना के पराजित हुआ। फिर लाहौर संधि के 9 मार्च 1846 में हुआ था लाहौर संधि। और यह जो संधि अंग्रेजों और दिलीप सिंह के बीच हुआ, अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच हुआ लाहौर संधि। दिलीप सिंह ने रानी जिंदन की संरक्षता में राज्य स्वीकार किया, और सतलज के पूर्व जो प्रदेश थे वह जालंधर द्वारा क्षेत्र के अंग्रेजों के स्थापित होगा। ये जो स्वीकार किया गया संधि दिलीप सिंह अंग्रेजों के बीच, तब ये मैंने सतलज के पूर्व प्रदेश जो जालंधर द्वाब क्षेत्र है अंग्रेजों के अधिकार में होगा। कौन सा द्वाब क्षेत्र? सतलज और पूर्व के बीच में जो द्वाब क्षेत्र थे। लाहौर दरबार में 1.5 करोड़ जुर्माना लगाया, और लाहौर दरबार 1.5 करोड़ जुर्माना लगाया, और 50 लाख रुपया नगद और 1 करोड़ के बदले में कश्मीर गुलाब सिंह को हाथ में बेच दिया गया। और 50 लाख रुपये में जो नगद एवं 1 करोड़ के बदले में कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथ में बेच दिया। और सिख सैनिक की संख्या कम और सुनिश्चित कर दी गई। ये सब अंग्रेजों द्वारा रखे गए जब दिलीप सिंह के साथ समझौता हुआ था। लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंटी की नियुक्ति की गई, और अंग्रेजों की परामर्श के बिना विदेशी सेना में नहीं रखा जाएगा। अंग्रेजों के जो परामर्श के बिना विदेशी सेना को नहीं रखा जाएगा, ये जो अंग्रेज को प्रस्ताव किया गया। फिर बैरहवाल संधि कब? 16 सितंबर 1846 में। कब? 1846 में हुआ था। जो 1846 में हुआ, पुनः विद्रोह कर दिया गया, और सेना इस विद्रोह का दमन करने के दिलीप सिंह ने पुनः एक संधि शर्तों पर रखी, जिसमें रानी जिंदन की संरक्षता प्राप्त कर दी गई, और उसे 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन प्रावधान किए गए। किसको? दिलीप सिंह की माँ को। और अंग्रेजों ने रेजिडेंट के अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को एक परिषद बनाई, जिसे जो शासन की देखभाल करेगी। और लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्चा दिलीप सिंह किया जाएगा। दिलीप सिंह द्वारा किया जाएगा। लाहौर में जो सेना रखा जाएगा वो किसके द्वारा खर्चा किया? दिलीप सिंह द्वारा किया जाएगा। फिर द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय अंगल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 और 1849 को बीच। कितना? 1848 और 1849 के बीच हुआ। इसके अंदर 3 लड़ाई हुआ। कौन सा 3 लड़ाई हुआ? रामनगर युद्ध हुआ 1848 में। फिर अंग्रेजों विजय हुई इस समय भी। चिलवाड़ा युद्ध हुआ। चिलवाड़ा में युद्ध हुआ 1839 में। सिख का विजय हुआ। चिलवाड़ा का जो 1849 में हुआ था वो सिख जीता। फिर गुजरात नगर में हुआ जो अंग्रेज जीता 1849 में, और सिख ने इसे आत्मसमर्पण किया। अंग्रेजों के सेनापति
हाई गॉफ था। उस समय जो सेना था उसका, अंग्रेजों का हाई गॉफ था। कब? 1849 ईस्वी में। 1849 में सिख राजा को अंग्रेजों राज में मिला लिया। फिर 1849 रहते सिख राजाओं को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। फिर दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिनंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया। किसको? इंग्लैंड भेज दिया। फिर 1839 में जो सिख राज्य को अंग्रेजों के राज मिला लिया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर और उसका मार्क था जो दोनों को इंग्लैंड भेज दिया गया। कंपनी के शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था जो सुधार किया भू राजस्व में, तो 1757 में जो पालसी युद्ध हुआ, पालसी युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। पालसी अब बक्सर हुआ था 1782 में। देखिए पालसी हुआ 1757 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में बक्सर युद्ध हुआ। इसमें इस युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूल करना आरंभ कर दिया और इसी युद्ध के बाद ने अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। फिर 1772 ईस्वी में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल का द्वैध शासन समाप्त कर भू राजस्व वसूलना शुरू किया। और फिर ने 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो उनको द्वारा किया जो बहुत थी द्वैध शासन समाप्त कर दिया और भू राजस्व वसूलना शुरू किया 1772 ईस्वी। फिर वॉरेन हेस्टिंग पंचवर्षीय बंदोबस्त शुरू किया। पंचवर्षीय बंदोबस्त शुरू किया और इसके निर्धारित किया 1777। कब? 1777 में यह निर्धारित व्यवस्था जो ये भी जो 72 में शुरू किया, 1777 में समाप्त कर दिया। फिर 1777 में जब व्यवस्था समाप्त हो गई तो उसकी जगह इसने एक वर्ष बंदोबस्त लागू किया। जब 1772 में शुरू किया वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, और फिर 1777 तक चला, फिर हटा दिया, फिर बंद लाया एक वर्ष के लिए, और फिर लगाया जो इस व्यवस्था को प्रति भू राजस्व के निर्धारित होता था। प्रति वर्ष में भू राजस्व निर्धारित होता था। 1789 के 90 के बीच तक चली। आइए कब तक चली? 1777 में 3 साल चला, 89 और 90। ठीक है। फिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त जो हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त 1893 में अस्थाई बंदोबस्त हुआ 1893 में। तब बंगाल के साथ जो 90% हो गया था, उड़ीसा, कर्नाटक, वाराणसी हो गया। ये सब जो है अस्थाई बंदोबस्त में सबसे पहले किया था 1800 वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, वाराणसी। फिर हुआ रायताबड़ी का मद्रास मुंबई 51% तक हो गया। फिर बंदोबस्त जो पूर्वी बंगाल, असम, कुर्गा क्षेत्र को भी किया तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। महारवाड़ी जो 1822 ईस्वी में इस संयुक्त प्रांत मध्य 30% किया गया। बंदोबस्त प्रांत का एक पंजाब जो बंदोबस्त प्रांत है प्रांत एवं पंजाब जो एक सिर्फ पंजाब है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कार्निवालिस था। जो अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना गया उसको कार्निवालिस को। और कार्निवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्ष के बंदोबस्त लागू किया और निर्देशांक की मंडल की अनुमति मिलने के बाद 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त अवस्था में परिवर्तित हो गई और इस जमींदारी व्यवस्था के इस्तामारी व्यवस्था भी कही गई। इस व्यवस्था जमींदारी को भूस्वामी माना गया। जो जमींदारी था उसको भूस्वामी माना गया और जमींदार भी कर देने के लिए उत्तरदायित्व होगा। और इसमें क्या हुआ, जो जमींदार था वो भी कर देने के उत्तरदायित्व मने होगा। और फिर 1790 ईस्वी में जिस क्षेत्र को इकाई सरकार को कर प्राप्त होता था उसे 10/11 भाग जमींदार को देना होता था। जितना जो कर मैंने वसूलता था जमींदार सबसे, उसके बाद अंग्रेज को कितना 10/11 भाग देना था। जमींदार ने किसान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। और जो जमींदार होते थे तो जो किसान होते थे उसके साथ संबंध है जो स्वतंत्र रूप में स्थापित करने के लिए कर दिया था। यह जो व्यवस्था हुआ था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी क्षेत्र, कर्नाटक लागू में किया। यह पूरे ब्रिटिश भारत 19% भाग पर लागू की गई थी। यह व्यवस्था है
ये व्यवस्था जो किया गया था, जो जमींदार किसान के अत्यधिक शोषण किया गया, इस व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लाया गया था, जो इसके जो जमींदारों को बहुत अधिक शोषण हुआ और इसमें लगभग 4 करोड़ रुपया वार्षिक कर प्राप्त होता था, जिसके जमींदार और किसानों 60 करोड़ वसूला करता था। और इस दूरावासी व्यवस्था भी इसे दूरावासी व्यवस्था भी किया जाता है। तो जो अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं उसको दूरावासी व्यवस्था भी बोला जाता है, दूरावासी। और इस जो उपजाऊ जमीन उपज जमींदार को द्वारा अतिरिक्त शोषण भी किया जाता था। फिर रायताबाड़ी बंदोबस्त है, जो इस व्यवस्था में सरकार के नए सीधे किसान के साथ राजस्व संधि संबंध निर्धारित किया। फिर जो रायताबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या किया लाया गया रायताबाड़ी में, तो इसमें जो किसान के साथ जमींदार जो बीच में आता था उसको हटा दिया गया और सीधे किसान के साथ जो संबंध साधा गया और यह निर्धारित किया गया जो सीधे किसान के साथ, जिससे अंग्रेजों सोचा कि ज़्यादा राजस्व आएगा। इस व्यवस्था में कौन था जो अस्थायी बंदोबस्त लगाया था, वॉरेन हेस्टिंग था। इसमें कर्नल रीड एवं थॉमसन मुनरे थे जो अस्थायी बंदोबस्त लगाए। कर्नल मुनरे और कौन था, रायताबाड़ी बंदोबस्त कौन लगा, कर्नल रीड एवं थॉमसन मुनरे थे। इसी के समय में रायताबाड़ी बंदोबस्त लगाएगा। इसमें किसान के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार की आय में वृद्धि करना और कृषि हितों वृद्धि करना। इसको जो मुख्य था, मेन मुख्य था जो उसको सरकार को आय को वृद्धि करना था। और सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में कर्नल रीड और थॉमसन मुनरो इस व्यवस्था को दक्षिण भारत बारामहल जिले से लागू किया था। और इसको जो कब शुरू किया था, 1792 ईस्वी में शुरू किया गया था। कौन किया था, मुनरो। और किया कौन, रीड, कर्नल रीड ने किया था। कौन किया था, कर्नल रीड किया था। सबसे पहले दक्षिण भारत के जो भारत में बारामहल जिले था वहां से शुरू किया गया। बारामहल जिले से शुरू किया गया था। फिर 1820 में फिर 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत पर लागू कर दिया। 1820 थे जो पूरा मद्रास पे लागू कर दिया गया। और थॉमसन मुनरे ने इस व्यवस्था को गवर्नर नियुक्ति किया गया। और इस जो व्यवस्था रायताबाड़ी व्यवस्था लागू किया थॉमसन मुनरो और कर्नल रीड ने इसके द्वारा ही किया गया था। और 1792 में किया गया था। यह व्यवस्था जो 1820 थे पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन बना, वही थॉमसन मुनरो बना। 1825 में यह व्यवस्था मुंबई में भी लागू कर 1825 में मुंबई में रायताबाड़ी लागू कर दिया गया। फिर इस व्यवस्था जो कर्नल रीड और थॉमसन मुनरे थे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सरकार को आय वृद्धि करना था। क्या मुख्य व्यवस्था क्या था, सरकार के आय को वृद्धि करना था। और यह व्यवस्था में फिर जो व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्गा क्षेत्र में पूरे ब्रिटिश भारत को 51% भूभाग पर लागू कर दिया गया। पुनः 51% पर भूभाग पर लागू कर दिया गया रायताबाड़ी व्यवस्था। फिर क्या हुआ कि सरकार जो सरकार ने उपजाऊ मूल्य जो 1/2 भाग निर्धारित किया था, उससे सरकार व्यवहारिक रूप से आधे से अधिक कर वसूला करते थे। और इससे क्या आधे से अधिक कर वसूला करते थे, जिससे किसान को भूमि स्वामी माना गया। और इससे ही कि किसान को ही भूमि स्वामी माना गया। जो भूमि का अधिकार होगा किसाने का अधिकार होगा, इसमें जमींदार बीच में नहीं आएगा। और भूमि अगर उसे भूमि बेचने के गिरवी रखे या अधिकार उसे मैंने वो जो जमींदार से लेके जमीन किसानों के अधिकार में क्या है, तो उस मैंने अपना वो जमीन था उसका जो बेच भी सकता, गिरवी भी रख सकता है। मैंने ये सब अधिकार दिया गया रायताबाड़ी बंदोबस्त द्वारा। और इस अवस्था लगभग 30 वर्ष बाद भूमि सर्वेक्षण की व्यवस्था पुनः मूल्यांकन किया द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया। कब, 30 वर्ष बाद। फिर आया महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था कब आया और इसमें कौन था, जो महलवाड़ी व्यवस्था ये कहाँ से शुरू हुआ था। इस समय जो महल से प्राप्त गांव अथवा जागीर था
उस व्यवस्था को सरकार गांव जागीर के साथ राजस्व संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था में जॉन हॉल्ट मैकाजी थे जो महल व्यवस्था लागू किया। तो इसको जॉन हॉल्ट मैंने मैकाजी किया। कौन? जॉन हॉल्ट मैकाजी किया। जॉन हॉल्ट मैकाजी द्वारा किया 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में किया। यह कानून के रूप में शुरू हुई। इस व्यवस्था को सरकार ने प्रत्येक गांव उपजाऊ मूल और 50% निर्धारित किया। जहां उपजाऊ था उसको 50% निर्धारित किया। और मल्लावाड़ी जो बंदोबस्त हुआ था उस समय जो बंदोबस्त कब हुआ? ये जो जनक हॉल मैकेजी किया था 1822 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1822 ईस्वी में। ऐसे 50% मूल 50% निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था में किसान को भूमि स्वामी बनाया गया। उसे बेचने खरीदने का अधिकार भी था और गिरवी रखने का अधिकार भी दिया गया। इस व्यवस्था का सर्वप्रथम मानचित्र पर रजिस्टर भी प्रयोग किया है। इसी समय ने सर्वप्रथम मानचित्र का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम मानचित्र का इस व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्र रजिस्टर प्रयोग किया है। इस व्यवस्था को संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब लागू हुआ और ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू कर दिया गया। कितना? 30% भाग पर लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था को मुखिया की राजस्व वसूल करने के अधिकार दिया। इसमें क्या है? मुखिया को अधिकार दे दिया गया कर वसूलने के लिए। जिसे गांव का मुखिया किसानों के शोषण किया और किसान के बेगारी करवाने लगे। और ये अधिकार दिया था जो महलवाड़ी बंदोबस्त लाया। कि कौन लाया था? जनक हॉल मैकेज लाया। जनक हॉल मैंने महलवाड़ी, एक महल था हॉल मैकेज। जनक हॉल्ट में जहाँ होता रुकना, तो ये महल था वहाँ रुके हॉल्ट में 1822 में। तो उससे हुआ जनक हॉल्ट मैकेजी हुआ। फिर अंग्रेजों के नया व्यवस्था कब हुआ? अंग्रेजों जो नया व्यवस्था लाया, कब लाया? भारत में आधुनिक नई व्यवस्था जो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लाएगा। इस व्यवस्था में प्रत्येक जिले की एक दीवानी न्यायालय के रूप में फौजदारी न्यायालय स्थापित करेगा, जो प्रत्येक जिले में स्थापित करेगा। इस दीवानी जिला कलेक्टर के अधीन होगा, लेकिन फौजदारी न्यायालय और भारतीय न्यायालय के अधीन होगी। इन दोनों न्यायालय के दो न्यायालय सदर दीवानी और सदर निजामत न्यायालय गवर्नर जनरल के अधीन थे। इसे सदर दीवानी न्यायालय अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में होती थी, जबकि यह न्यायालय अंतिम न्यायालय सदर में नियमित होती थी। वॉरेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आया और इस व्यवस्था के सुधार के लिए 1793 इसमें कॉर्नवालिस ने ये कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया, जिससे शक्ति को पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। इससे कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर से दीवानी न्यायालय से न्याय अधिकार पर अलग अलग कर दिया गया, जिसे कॉर्नवालिस जिला फौजदारी न्याय यूरोप के न्यायाधीश नियुक्त किया। दीवानी न्यायालय के ऊपर जो कॉर्नवालिस के 4 प्रांतीय दीवानी थे, वह न्यायालय स्थापित किया जो कलकत्ता में, कलकत्ता में स्थापित किया। कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर दीवानी न्यायालय के रूप में इसे जो कॉर्नवालिस जिला फौजदारी के रूप में कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय में एक यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया, एक यूरोपीय न्यायाधीश। इसमें दीवानी न्यायालय के ऊपर में कॉर्नवालिस के 4 प्रांतियों के दीवानी को न्यायालय स्थापित किया, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना। और कॉर्नवालिस जिला फौजदारी के ऊपर सीक्रेट कोर्ट जिसे दौर न्यायालय बोला जाता है, इससे स्थापना की सीक्रेट कोर्ट की दौर की स्थापना की। लॉर्ड हेस्टिंग इस समय जो निचले स्तर की न्यायिक पदों का भर्ती करना शुरू कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग थे तो निचले पदों का स्तर को भर्ती करने के लिए शुरू भी कर दिया। तो इस समय कहा गया कि यदि क्षेत्र स्तर पर न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है तो क्षेत्रीय स्तर भारतीय न्यायाधीश पदों की नियुक्ति किया जाए।
फिर लॉर्ड विलियम आया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस समय जो न्यायिक व्यवस्था बहुत अधिक सुधार किए गए और न्याय व्यवस्था केंद्रीयकरण भी किए गए। इस समय जो 1833 ईस्वी अधिनियम व्यवस्था की गई, बंगाल गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना जो 1833 में। फिर कॉर्नवालिस ने सीक्रेट कोर्ट जो समाप्त कर दिया, इस कार्य में इसको 2 कार्य में कर दिया। आगरा के एक अपील न्यायालय स्थापना की आगरा में, और इलाहाबाद में एक सदर दीवानी की निजामत की स्थापना की। सदर दीवानी के एवं सदर निजामत की स्थापना की कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। फिर भारतीय कानून से वंचित करके इसे सुधार लाने के लिए 1853 ईस्वी में 1833 में लॉर्ड मैकले के अध्यक्षता में की गई विधि, इसे प्रथम विधि आयोग स्थापना किया गया। इसमें प्रथम विधि आयोग स्थापना किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने जो इसमें 1853 में आया। कब आया लॉर्ड डलहौजी? 1853 में आया। ऐसे पहले कौन था? लॉर्ड मैकेले अध्यक्षता 1833 में था। कब? लॉर्ड मैकेले 1833 में। कौन? 1833 में। इस अध्ययन में जो पुनः विधि आयोग गठित किया गया है, तो सलाह दिया गया तो क्या है जो 1854 मैकेले ने जो द्वितीय विधि के आयोग का गठन किया, इस आयोग संतुति पर 1858 में और 61 के बीच 1858 से 61 के बीच भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता, भारतीय सिविल काज की रचना की गई। भारतीय दंड संहिता कब किया गया? 1858 से 1861 के बीच में किया गया था। फिर 1862 में उच्च न्यायालय ने अधिनियम पारित किया। इसके आधार पर प्रमुख प्रांत में से एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1835 में अधिनियम द्वारा दिल्ली के एक संघीय न्यायालय स्थापित किया। जो प्रथम विधि आयोग कब हुआ? 1833 में मैकेले अध्यक्षता में किया गया। मैकेले अध्यक्षता में किया गया। किसके बीच में किया गया? मैकेले अध्यक्षता में किया गया। और फिर द्वितीय हुआ तो द्वितीय विधि आयोग कब हुआ? 1854। इसे मैकेले के 33 में भी था और 1854 में मैकेले अध्यक्षता में किया गया। और भारतीय दंड संहिता जो 1858 के 61 के बीच में किया गया। इसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जो 1853 में यहाँ के बनाया गया था गवर्नर। फिर भारतीय सिविल संहिता, जो भारतीय सिविल संहिता है के बीच जो ये हुआ, तो जो भारतीय सिविल संहिता को और भारतीय सिविल को के बीच में लिखा गया। फिर 1862 में जो न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और फिर संघीय न्यायालय के 1935 से 1937 के बीच में स्थापना किया गया। फिर कंपनी जो प्रारंभिक ब्रिटिश शासकों जो भारत की संस्कृति पर प्रभावित थे, लोग उसे आचार्यवादी कहलाई। इनका मानना था कि लोग ज्ञान, विज्ञान और भारतीय उन्हें भाषा शिक्षित किया जाएगा। फिर 1880 से 1780 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता की कलकत्ता में जो मदरसा की स्थापना कर दी। कौन? कब किया? 1780 और 81 के बीच में किया। 1780 और 81 के बीच मदरसा की स्थापना की वॉरेन हेस्टिंग के। यह स्थान जिसमें फारसी और अरबी में अध्ययन होता, जो स्थापना जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। फिर 1780 और 81 की जो 81 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता जो मदरसा का स्थापना किया था, वह अरबी में अध्ययन होता था, अरबी या फारसी में अध्ययन होता था। फिर 1784 में विलियम जेम्स ने कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना, जिसके उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति में उजागर करना है।
और 1882 ईस्वी में जोनाथन डंकन वाराणसी के एक संस्कृत कॉलेज स्थापना किया 1882 ईस्वी में। फिर 1813 ईस्वी में अधिनियम द्वारा कंपनी के निर्देश दिया गया कि भारत के प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये शिक्षा क्षेत्र खर्चा करें। और अंगल परियाची विवाद में अनंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंगलवादी नेता मैकले के विचार से सहमत हुआ और 1835 में पहली बार सरकारी शिक्षा नीति घोषणा की, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। ये कब हुआ था? अंगल प्राच्य विवाद से, यह विलियम बेंटिंक के समय होगा। कब? विलियम बेंटिंक के समय जो अंग्रेजी के शिक्षा माध्यम होगा 1835 में किया गया पहली बार शिक्षा नीति घोषणा, और विलियम बेंटिंक के समय यह शिक्षा नीति घोषणा किया गया। फिर चांसलर वुड ने डिस्पैच अवार्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल काल में दिया गया। डिस्पैच अवार्ड दिया गया किसको? चांसलर वुड को दिया गया डिस्पैच अवार्ड। चांसलर वुड का डिस्पैच अवार्ड से लॉर्ड डलहौजी को सम्मानित किया। चांसलर वुड का डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के काल में जो कची हुआ था 1954। कब? 1954। इसमें क्या 1954 भारत में भावी शिक्षा के तहत वृद्धि योजना की। इससे प्रायः भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा गया। ऐसे प्रमुख प्रावधानों शिक्षा के प्रसार, शिक्षा व अंग्रेजी के माध्यम, प्राथमिक शिक्षा के लिए जन भाषा शिक्षा के निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन, महिला शिक्षा प्रोत्साहन, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई तीनों विश्वविद्यालय स्थापना की। फिर हंटर शिक्षक आयोग जो आया लॉर्ड रिपन काल में आया। लॉर्ड रिपन काल में हंटर शिक्षक आया और डिस्पैच आया था लॉर्ड डलहौजी में। 1882 से 1883 के बीच मुख्य प्रावधान था स्थानीय भाषा प्राथमिक शिक्षा में जोर दिया जाए और इस शिक्षा के उपकार माध्यम से साहित्य शिक्षा के साथ व्यवहारिक रूप से शिक्षा का महिला और शिक्षा प्रोत्साहन कर महिलाओं के लिए शिक्षा भी प्रोत्साहन किया जाए। फिर शिक्षा नीति प्रस्ताव आया 1913 में आया। कब आया? 1913 में आया शिक्षा की प्रस्तावना नीति, जिससे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था तथा प्रांतों में कम से कम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर सैडलर विश्वविद्यालय योग 1917 से 19 के बीच में किए। इसे ब्राह्मी कक्षा स्कूल शिक्षक माध्यम से स्नातक उपाधियों तथा अध्यापकों को परीक्षण किया गया और इससे अध्यापक अवस्थित किया गया। फिर हाटेंग समिति 1929 में हुआ। इसे प्राथमिक शिक्षा सुधार केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के आदि प्रावधान था। शिक्षक सार्जेंट 1944 में देश के प्रारंभिक विश्वविद्यालय हाई स्कूल की स्थापना की, जिसमें प्रावधान था कि 6 से 11 के बीच वर्ष निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की गई। फिर अंत में रूप में जो लॉर्ड ऑकलैंड के समय जो अंगल प्राच्य विवाद समाप्त हो गई और फिर इसके काल में ही अध्यमुखी निषादन सिद्धांत विप्रोशन सिद्धांत प्रकाश में आया। और इस सिद्धांत जो बेंटिंक के समय शुरू हुआ था, जो कौन निषादन सिद्धांत और विप्रोशन पर जो बेंटिंक के समय हुआ था। इससे कई समय की गई। इसके समय ही सरकारी मान्यता भी दी गई। कम बेंटिंक के समय ही सरकारी मान्यता दी गई। और अधमुखी निषाद सिद्धांत जो है ये किसके? बेंटिंक द्वारा दी गई। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय वर्ग शिक्षा को उच्च न्यायालय वर्ग शिक्षित किया जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने वाले छन कर शिक्षा प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचाएगा। फिर वुड घोषणा 1854 में हुआ। ये 1854 समय भी लॉर्ड डलहौजी था
और इस ब्रिटिश संसद का जो भारत के शिक्षा प्रगति जांच के लिए 1853 बोर्ड ऑफ कंट्रोल अध्यक्षता चांसलर वुड और अध्यक्ष स्थापना 1854 ईस्वी रिपोर्ट को प्रस्तावित किया। इस वुड का घोषणा पत्र कहा। इस घोषणा पत्र में अधिनियम का शिक्षा आधारशिला माना जाता है। इसके श्रेणीबद्ध और शिक्षण व्यवस्थाओं का स्थापना प्रावधान किया गया। फिर क्या हुआ, भारत ब्रिटिश और आर्थिक प्रभाव। फिर उपनिवेशवाद, जो अंग्रेजों और भारत का अपना उपनिवेश था बनाया, इससे विभिन्न प्रकार के शोषण की योजना बनाई, विभिन्न प्रकार का शोषण किया। और आर.पी. दत्त की रचना आज का भारत और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसके कुछ शोषण और 3 चरण दिए गए: वाणिज्य पूंजी चरण, औद्योगिक पूंजी के चरण और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद चरण दिया गया। वाणिज्य जो पूंजीवाद के चरण में 1757 से 1813 ईस्वी के इस कारण कंपनी अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किया: भारतीय व्यापार एकाधिकार, भारतीय स्तर नियंत्रण स्थापित करना, राजस्व कब्जा करना, भारतीय हस्तलिपि के उद्योग पर नियंत्रण। कंपनी तीनों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सफल भी रही। अब 1813 से 1858 के बीच में जो 8वीं सदी के अंत में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, इस चरण में कंपनी उद्देश्य भारत का एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था। इसके साथ जो भारत एक उपनिवेश भूमिका अदा करने इंग्लैंड के कारखाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते रहे और इससे इंग्लैंड कारखाना निर्मित होते रहे। इस सस्ती वस्तु भारत में बेरोजगारों से बिखेर दी गई, जिससे प्रतियोगिता में भारतीय वस्तु की ठहर नहीं सकी। इस तरह भारतीय हस्तलिपि उद्योग विनाश हुआ। 1813 ईस्वी में अधिनियम द्वारा कंपनी व्यापारिक अधिकार भारत के समाप्त कर दिया और इंग्लैंड के सदागौरा के लिए बाजार खोल दिए गए। वित्तीय पूंजीवाद के चरण 1858 से 47 के बीच इंग्लैंड इस समय तक अधिक पूंजीवाद जमा हो चुका था और इंग्लैंड और अधिक औद्योगिकरण तत्पर था। मजदूर की सौदाबाजी क्षमता में वृद्धि हुई, जिससे उद्योगपतियों के मुनाफे पर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक पूंजीवाद चरण 1853 से 58 के बीच में 18वीं सदी में अंत में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांतिकारी चरम पर। यह कंपनी उद्देश्य भारत के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित किया। साथ ही भारत एक उपनिवेश भूमिका अदा करनी थी, जिसे इंग्लैंड कारखानों के कच्चा माल उपलब्ध कराते रहे और इस तरह के इंग्लैंड कारखानों निर्मित सस्ती वस्तुओं भारत में बिखेर दी गई, जिसके कारण प्रतियोगिता भारतीय वस्तु ठहर नहीं सकी। इस तरह से भारत के हस्तलेप विनाश हुआ और 1813 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक अधिकार भारत के समाप्त कर इस समाप्त करने के बाद इंग्लैंड ने सौदागर के लिए बाजार खोला। फिर वित्तीय पूंजीवाद जो चरण था 1858 और 1858 से लेकर 1947 के बीच इंग्लैंड इस समय तक अधिक पूंजी जमा हो चुका था और इस इंग्लैंड और अधिक औद्योगिकरण प्राप्त था। इससे मजदूरों सौदाबाजी क्षमता वृद्धि, जिससे उद्योगपति मुनाफे पर प्रभाव पड़ता रहा। इस समय था जब मार्क्स एंजिल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा प्रकाशित हुआ। कौन सा? एंजेल्स, कम्युनिस्ट, मार्क्स और मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा प्रसारित हुआ। अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत करने के लिए उन्हें सार्वजनिक ऋण माध्यम बनाया और अंग्रेजों सबसे ज़्यादा पूंजी रेलवे विकास में लगाई, जिसका उद्देश्य था भारत की प्रगति न होकर साम्राज्य की सुरक्षित और आर्थिक लाभ कमाना था, इसलिए वो रेल लाइन बिछाए थे। भारतीय हस्तलिपि के उद्योग विनाश 1600 से लेकर 1757 ईस्वी के तक कंपनी भारतीय वस्तु बाहर ले जाते बदले में सोना चांदी लाते थे।
भारतीय वस्तु के अधिक से घेबरा कर ब्रिटिश सरकार ऐसे कानून बनाने पड़े जिसके इंग्लैंड की भारतीय वस्तु बिक्री कम हो गया। रॉबिन्सन क्रूज नामक उपन्यास के लेखक डैफोन ने यह शिकायत की कि भारतीय कपड़े को हमारे घर में सोने के कमरे में प्रवेश करा दिया और ये कंपनी के जो कार्यकर्ता भारतीय बुनकरों के दबा डाला और कम मूल्य पर कपड़ा तैयार करने लगे, जिसके बाद बाध्य किया और दबाव किया। शिकायत की थी भारतीय कपड़ों हमारे घर से सोने कमरे में प्रवेश करा गया। इस कंपनी ने कार्यकर्ता बुनकरों दबाव डाला जिसे मूल्य कपड़े तैयार किया और इस बाध्य में दबाव प्रभावशाली बनाने कंपनी ने कार्यकर्ताओं को बुनकरों और पीसीगिरी के रुपये देने की प्रथा आरंभ की और उसे एक शर्तनामा लिखते हुए लेते थे कि प्रथा दादनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इससे होने वाले बुनकर अपना व्यवस्था छोड़ मंजूरी करने लगे। फिर 1800 जो भारत के बुनकरों है उस पर दबाव डालकर कपड़े तैयार करने के लिए बाध्य किया गया और प्रभावशाली बनाने के लिए कंपनी कार्यकर्ता बुनकरों को पीसगी रुपये देने की प्रथा आरंभ की और इससे शर्तनामा पर लिखवा लेते थे। इसे प्रथा दादनी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रथा है जो दादनी के नाम से भी जाना जाता है, दादनी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अनेक बुनकरों अपना व्यवसाय छोड़कर मजदूर करने लगे और इसे अपना व्यवसाय छोड़कर मजदूर का 18वीं सदी आते इंग्लैंड ने क्रांति के शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड कारखानों निर्मित सस्ती वस्तुओं भारतीय बाजार में भेज दिए गए, जिससे भारत बनी वस्तु ठहर न सकी। उसका सस्ता भारतीय वस्तु महंगा होने के कारण बहुत लोग मजदूर करने लगे, जिसके पास पैसा तथा खेत खरीद लिया, जो उसे साधन विहीन थे और कृषि मजदूर बन गए। जो कृषि थे सब मजदूर बन गए और इसे जो अंग्रेजों के दबाव में किया। फिर धन निष्कासन सिद्धांत लाया। इस जो धन निष्कासन सिद्धांत प्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपना पुस्तक द पार्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रतिपादन, जो धन निकासित में दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा बुक लिखा था? द पार्टी एंड ब्रिटिश एंड इंडियन रूल इन इंडिया प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी द्वारा। फिर दादा भाई नौरोजी ने निकासित धन पर चर्चा सर्वप्रथम 2 मई 1867 में लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बैठक में पढ़े गए एक लेखक इंग्लैंड के डेब्यू टू इंडिया में किया गया, जिससे धन निष्कासित सिद्धांत के अंग्रेजों सर्वप्रथम ने 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का स्वीकार किया। फिर 1857 के विद्रोह सुरेंद्रनाथ सेना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बन गए थे और फिर 1857 के विद्रोह इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रथम उस समय प्रधानमंत्री थे पामरर अस्टर्न थे। पामरर अस्टर्न जो भारत का गवर्नर थे। यह धन निष्कासन विरोध करने वाले एम.जी. रांडे और आर.सी. दत्त थे और कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है और इसे अंग्रेजों नागरिक शेलेमन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज बन गए, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सोख लेती और फिर टेम्स नदी में किनारे निचोड़ देती। मैंने ये जो कौन बोले थे, ये जो
जो एम.जी. रांडे और आर.सी. दत्त ने या कार्ल मार्क्स के अनुसार जो भारत के ब्रिटिश घिनौने थे उस अंग्रेजों नागरिक सेलवन अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था है जो एक स्पंज के समान थे, जो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था सोख लेता था और टेम्स नदी में निचोड़ दिया जाता था। यह धन निष्कासित विरोध करने वाले समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की महत्वपूर्ण भूमिका थे, जिसमें भारत से अधिक धन गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड में ले जाया गया। फिर जो पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि ये राष्ट्रीय भावना के सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम चरण माना जाता है, क्योंकि इसके उद्देश्य भारत ब्रिटिश शासन उखाड़ फेंकना था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को इंडिया से भगाना था। जो सुरेंद्र नाथ सेना ने स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सरकार के इतिहासकार बनाया गया था। 1857 में विद्रोह समय इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पामस्टर्न ने भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग विद्रोह के समय था। 1857 जो विद्रोह योजना भारत बिठूर कानपुर में तो यहाँ पे तैयार की गई और जिसे नाना साहब अजीमुल्ला खां थे। इससे अजीमुल्ला खां का लंदन गए इसके बाद जो अजमुल्ला खां लंदन गए और वहीं रहे भारतीयों समर्थन प्राप्त किया। इंग्लैंड में जो रह रहे थे भारतीयों, उससे समर्थन प्राप्त किया। 1857 में प्रतीक कमल फूल और रोटी था, जो विद्रोह हरे रंग झंडे से प्रयोग किया था। 1857 में विद्रोह हुआ था कमल फूल और रोटी के लिए, और 1857 विद्रोह हुआ था। पहला विद्रोह हरे रंग झंडे से किया। फिर 1857 विद्रोह के स्वरूप अनेक ब्रिटिश इतिहासकार अधिकांश भारतीय इतिहास भारत के स्वतंत्र के लिए लड़ गए प्रथम स्वतंत्र संग्राम के रूप में माना जाता है यह आंदोलन। फिर यह भारतीय पूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे और आंदोलन प्रथम चरण पर था, क्योंकि यह उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन उखाड़ फेंकना था। और फिर राजनीतिक कारण क्या था? इसमें एक कारण भी था कि जो मुगल सम्राट अधिकार थे, मुगल साम्राज्य अधिकारों का ह्रास जो था डलहौजी 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह और क्रूप शासन के आरोप लगाकर उसे क्रूप करके मैंने कुप्रथक लगाकर उसे अवध का अंग्रेजों साम्राज्य से विलय कर दिया। ये डलहौजी ने किया था। कौन किया था? डलहौजी ने। और वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित करा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेश पुत्र गोद लेने वाले को निषेध करार दिया, और इसे राज्य को हड़प नीति से कौन सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बाघत, झांसी, उदयपुर, ये सब है जो अपने अधिकार में कर लिया हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने किया। नाना साहब की पेंशन बंद करवा दिया, और नाना साहब जो पेंशन मिलता था उसको भी बंद करवा दिया। और आर्थिक जो अंग्रेजों के भू राजस्व नीति के कारण लोगों ने अधिक शोषण हुआ, और जिससे आर्थिक नीति कारण अकाल और महामारी पैदा हुए, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोग मृत्यु हुए। सामाजिक धार्मिक के कारण जो अंग्रेजों भारतीय बहुत अपमान करते थे, वे भारतीय नस्ली गाली देते थे। अंग्रेजों भारतीय का बहुत अपमान करते थे और भारतीय नस्ली को गाली देते थे। अंग्रेजों द्वारा गाली दिया जाता था भारतीय नस्लों का। और एक अंग्रेज अधिकार एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य के लोग ईसाई बनाना था। एडवर्ड जनरल का था कि हमारा उद्देश्य था भारत में लोगों के उद्देश्य ईसाई बनाना था। लेकिन 1850 में लेकी कानून
लोकी कानून धार्मिक या योग्यता संबंधी कानून पारित किया, जिसके अनुसार हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा तो उसके पृथक उत्तराधिकारी वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये कानून आया 1850 में, लेकी कानून, जिसको जो हिंदू अगर क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करेगा उसे पृथक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और भारतीय सेना जो है भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक, 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिक संख्या अधिक थी। और सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव नीति थी। फिर 1854 में इसमें डाकघर सुधार अधिनियम पारित किया। लॉर्ड डलहौजी उसी समय थे। फिर इसके द्वारा जो सैनिकों थे निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। और कैनिंग सरकार ने समान सेवा के भर्ती अधिनियम 1856 इसमें पारित किया, जिसके सैनिकों के असंतोष फैल गए। और 1856 में जब ब्रिटिश सैनिक ने ब्राउन बेस्ट बंदूक की जगह पर न्यू एनफील्ड राइफल प्रयोग किया, जिसके में कारतूस लगाई होती थी। और यह जो कारतूस लगाई होती थी दांत से खींचना पड़ते थे, और सुअर और गाय के चर्बी के लगाए जाते थे। शुगर और गाय का चर्बी का लगाया जाता था। कब किया था? 1856 ईस्वी। कब? 1856 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैलाई कि कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी लगाया गया, और इसने सरकार कारतूस मांग शुरू किया तो शक का इसमें चर्बी लगाए गए। बाद में सरकार ने यह कारतूसों को मांग करने शुरू किया और शक हकीकत में बदल दिया गया। और सर्वप्रथम बंगाल की स्थिति दमदम के सैनिकों कारतूस तो प्रयोग किया था। दमदम में जो सर्वप्रथम जो कारतूस का प्रयोग किया था बंगाल के सैनिक दमदम में प्रयोग किया था। इससे दमदम में सैनिकों ने कारतूस प्रयोग करने से इनकार कहाँ किया था? बंगाल में किया था, दमदम में सर्वप्रथम। फिर 18 मार्च 1957 में बैरक में छावनी 34वीं रेजिमेंट एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध आगे आया और इसे एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे एडजुटेंट हैरिसन को गोली मारकर घायल कर दिया गया। और मंगल पांडे 10 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई। यह विद्रोह में बदल गई। जो फांसी देने के बाद यह क्या हुआ? विद्रोह में बदल गई। फिर 24 अप्रैल 1957 में मेरठ छावनी में कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार किया। परिणाम यह रहा कि मुकदमा चलाया गया और 1957 में 85 सैनिक नौकरी से बर्खास्त कर दी गई। 85 सैनिकों। फिर 10 मई जो 1857 में मेरठ के फिर 10 मई 1857 में जो मेरठ में सैनिकों को विद्रोह कर दिया गया, उस सैनिक को रिहा कर दिया गया और अस्त्र की लूटपाट हुआ। क्या हुआ? अस्त्र लूटपाट हो गया। भारतीय सैनिक ने जो कारतूस लेने की इनकार किया था, जिसमें 85 सैनिक को नौकरी से बर्खास्त किए थे। फिर दिल्ली में जब क्या हुआ, मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और वहां अंग्रेजों सेना को पराजित कर दिल्ली के अधिकार कर लिया। यह विद्रोह ने बहादुर शाह जफर अपना सम्राट घोषित किया, और उस समय विद्रोह में अपना सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित किया। फिर ने 20 सितंबर 1857 में हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पहुंची और विद्रोही को पराजित कर पुनः अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को हुमायूं मकबरे में जा छिपा। अंत में मृत्युदंड न देने के शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया और इसे बहादुर शाह जफर को जो म्यांमार में रंगून भेज दिया गया और 1862 में इनका मृत्यु हो गई, बहादुर शाह जफर को। अब लखनऊ विद्रोह में क्या हुआ था? इसमें जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। जो नाना साहब
इसका नेतृत्व वाजिद अली शाह किया ने जो लखनऊ में विद्रोह हुआ तो उसका नेतृत्व वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। लखनऊ के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था उसका बेगम हजरत महल ने किया। इनकी देख रेख में ही वाजिस कदार को अवध नवाब घोषित किया और 1858 में यह कैंपबेल नेतृत्व एक सेना लखनऊ पहुंची जिसे विद्रोह पराजित कर लखनऊ अधिकार कर लिया अंग्रेजों द्वारा। फिर बेगम हजरत महल गिरफ्तार से बचने के लिए नेपाल चली गई और बेगम जो हजरत महल है इसको गिरफ्तार से बचने के लिए कहाँ चल गई, नेपाल चल गई। फिर कानपुर के विद्रोह के नेतृत्व में नाना साहब, जो कानपुर में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे और नाना साहब के तरफ से लड़ने वाली जिम्मेदारी को तात्या टोपे दी गई थी जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का नाम वास्तविक रामचंद्र पांडुरंग था, इससे जिम्मेदारी दिए गए थे। फिर दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया। फिर नाना साहब नेपाल भाग गए और देखिए बेगम भी जो भागे थे लखनऊ वाला वो भी नेपाल चल गए गिरफ्तार होने और फिर नाना साहब भी नेपाल चल गए और अंत में जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार करके उनको फांसी दे गए। झांसी के नेतृत्व रानी लक्ष्मी झांसीबाई की थी। यह नेतृत्व के गंगा राव की पत्नी इसका विद्रोह ये जो विद्रोह विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। रानी लक्ष्मीबाई जो पत्नी किनकी थी तो गंगाधर राव की थी और मार्च 1858 में हैरोज नेतृत्व का एक अंग्रेज सेना ने झांसी पहुंची और रानी लक्ष्मी हैरोज से युद्ध किया और लेकिन कुछ गद्दारों के कारण पराजित हुआ। यह जो युद्ध हुआ तो कुछ गद्दारों के कारण लक्ष्मीबाई पराजित हुआ। झांसी की रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ ही विद्रोही सहयोग से इन्हें ग्वालियर में अधिकार कर लिया और पीछे से हीरोज अपनी सेना साथ ग्वालियर पहुंची और रानी के साथ युद्ध किया और कोटा एवं मरोरा के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के वीरगति प्राप्त हुआ। कोटा एवं मरोरा में जो है वीरगति प्राप्त हुआ था लक्ष्मीबाई को। फिर जो बिहार में जगदीशपुर के थे उसका नेतृत्व जमींदार 80 वर्ष के जमींदारों बीरकुंवर सिंह कर रहे थे। कौन? बीरकुंवर सिंह। 80 वर्ष के जमींदारों बीरकुंवर सिंह थे। इसका नेतृत्व बीरकुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बीरकुंवर सिंह कर रहे थे। और इलाहाबाद के कौन कर रहे थे? इलाहाबाद के विद्रोह के नेतृत्व जो मौलवी लियाकत अली खान ने किया था। इसके इलाहाबाद सूबेदार घोषित किया था। इलाहाबाद के सूबेदार घोषित किया था। फिर 1857 में जो जितना विद्रोह हुआ था तो केंद्र नेतृत्व विद्रोह के दमन दिल्ली में बहादुर शाह जफर कर रहा था और हडसन ने इसका दमन किया। कौन? हडसन ने आकर दमन किया और लास्ट में इसको म्यांमार भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को। फिर लखनऊ जो बेगम हजरत महल है इसको कैंपबेल ने इसका दमन किया और इसका नेतृत्व जो लखनऊ के किया था बेगम हजरत महल किया था। गिरफ्तार होने के डर से नेपाल भाग गए। फिर कानपुर के नेतृत्व नाना साहब किया जिसके कैंपबेल ने ही इसको नेतृत्व दमन किया और ये भी नेपाल चल गए थे बचने के लिए। और फिर झांसी की रानी ने या हीरोज ने आया इसी के साथ युद्ध हुआ और कोटा के मरोरा में वीरगति प्राप्त हुए और रानी लक्ष्मीबाई कुछ अपने ही गद्दारों के कारण पराजित हुए। फिर जगदीशपुर के बीरकुंवर सिंह किए तो इसका जो दमन किए विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर किए। फिर इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली जो है इनको दमन किया जनरल नील थे। फौजाबाद के कौन था? मौलवी अहमद अल्लाह शाह और कैंपबेल ने इसका दमन किया। फिर बरेली के खान बहादुर खान इसको भी कैंपबेल ने दमन किया। फिर गोरखपुर के गंजाधर सिंह को फिर किसने दमन किया? स्थानीय सेना द्वारा दमन कराया गया गोरखपुर के।
मंदसौर की मध्य प्रदेश जो फिरोज शाह द्वारा किया गया, इसको भी स्थानीय सेना से गिरवाया गया। और कोटे जो राजा जयदाल एवं हृदय लाल के जो नेतृत्व कर रहा था, इसे स्थानीय सेना द्वारा किया गया था। कौन कौन सा स्थानीय? गोरखपुर, मंदसौर और कोटा, तीनों जगह जो स्थानीय सेना द्वारा दमन किया। इसका नेतृत्व किया गोरखपुर के जो गजधर सिंह और निजाम मोहम्मद, फिर मंदसौर के किया था फिरोज शाह, फिर कोटा के किया था जयदाल और हृदय लाल, जय दयाल और हृदय दयाल और जय दयाल द्वारा किया गया था। अब देखिए इतना जो कौन कौन सा नेता उसमें कहाँ कहाँ विद्रोह कर रहा था। दिल्ली में विद्रोह कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर द्वारा। हडसन ने इस पर विद्रोह का दबाया। फिर लखनऊ में बेगम हजरत ने किया, इसको भी कैंपबेल ने दबाया। फिर कानपुर में नाना साहब, इनको भी कैंपबेल ने दबाया। और एक कानपुर में नेतृत्व हजरत बेगम ने कहाँ नेपाल भाग गया। नाना साहब भी नेपाल भाग गया और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया, म्यांमार। झांसी की रानी जी थी, वीरगति प्राप्त हुआ। इसको किसके साथ हुआ था? हीरोज के साथ युद्ध हुआ। फिर जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह थे, इससे भी किसके साथ टकराव हुआ था? विलियम टेलर के साथ, बेसेंट अय्यर। फिर इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने इससे जनरल नील के साथ टकराव हुआ। फिर फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह के साथ जो कैंपबेल के साथ टकराव हुआ। बरेली में जो था खान बहादुर खान के साथ तो कैंपबेल थे। फिर गोरखपुर में जो था गजाधर सिंह और निजाम मोहम्मद तो स्थानीय सेना के द्वारा दबाया गया। फिर मंदसौर जो मध्य प्रदेश में, फिर फिरोज शाह जो इसके स्थानीय सेना द्वारा दबाया गया। कोटा जो है उसमें भी जय दयाल और हृदय दयाल को स्थानीय सेना द्वारा दबाया गया। फिर असम में हुआ तो असम में नेतृत्व कौन किया था? कंद प्रताप सिंह, इसको स्थानीय ही सेना द्वारा दबाया गया। और असम में एक और था, मनी राम दत्त थे। फिर कुल्लू में वीर सिंह और प्रताप सिंह, इसको भी स्थानीय। कुल्लू कहाँ है? कुल्लू घाटी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश। इसको वीर सिंह और प्रताप सिंह द्वारा नेतृत्व कर रहा था, जिसका स्थानीय सेना ने इसको दबाया। फिर मथुरा में देवी सिंह, स्थानीय सेना दबाया। फिर मेरठ में कदम सिंह, इसको भी स्थानीय सेना ने दबाया। अठारह जो विद्रोह संबंधी विचार, एक सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस और सीले थे तो इसने ही बोला था यह एक सैनिक विद्रोह था। धर्मांधरों और ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था। धर्मांधरों और ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था कि LIR रीच के एक वार्ता एवं सभ्यता के बीच हुआ। तो किसने बोला था? TR ओहेम बोला था। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम संयंत्र था, आउटरम एवं टेलर था। भारत स्वतंत्र के लिए लड़ रहा था, प्रथम स्वतंत्र समाज था, BT सावरकर एवं अशोक मेहता द्वारा यह बोला गया था। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था और डिज़रायली द्वारा बोला गया था। इन देशों नरेशों सरदार तूफान के आगे तरंग रोध कार्य किया और अन्यथा यह एक झोंके में ही उड़ गए। ये लॉर्ड कैनिंग के ही स्टेटमेंट था, इसमें बोला गया था। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोह एक मात्र मर्द है, जिससे हीरोज ने बोली रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। विद्रोह जो असफल के कारण क्या रहा? विद्रोह जो असफल है, यह समिति स्वरूप नहीं थे। देशी नरेश एवं सरदारों के गद्दारी हुआ और कुशल नेतृत्व अभाव रहा। निश्चित उद्देश्य अभाव रहा। विद्रोही के पास सीमित साधन था। जन समर्थन अभाव रहा। अंग्रेजों की सेना कुशल नेतृत्व थे। 1857 के विद्रोह संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे विद्रोह से पहले अजीम उल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कौन? अजीम उल्ला खां लंदन तुर्की गए थे और कुस्तुनिया में एक मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार WH रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद के वीरांगना उर देवी
ने युद्ध किया था। बेगम हजरत महल के साथ जो सिकंदराबाद में वीरांगना में उदा देवी के ने युद्ध किया था। तात्या टोपे ने 1859 में फांसी दी गई। यह विद्रोह इनको राम कुछ करके इसी नाम थे इनके विद्रोह। इस विद्रोह में अंतिम घटना थी। फिर 1857 के विद्रोह झंडा के गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने की थी। इस प्रकार मैंने ये सब हम जो इसका गीत था क्या था, हम है इस मालिक, हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये कौन लिखा था? ये जो लिखा था अजीमुल्ला खां ने लिखा था। फिर 1857 जो विद्रोह राजस्थान अजमेर के नीमांच उबाऊ आदि स्थान विद्रोह थे, लेकिन जयपुर के विद्रोही ने केंद्रित नहीं थे। फिर अंग्रेजों जो राजपूत था 1857 विद्रोह दबाने के सफल राजपूत राजाओं में 1857 विद्रोह दबाने में सफल रहे और यह स्थानीय शासकों के क्रांतिकारी के रूप में काम किया। अब उपवाऊ ने यदि स्थलों विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर के विद्रोह में केंद्रित नहीं थे। और अंग्रेजों राजपूत जो थे अंग्रेज और राजपूत राजाओं में 1857 को विद्रोह मिलकर जो विद्रोह दबाने थे, कुछ जो जमींदार राजपूत थे वो दबाने में सफल रहे, क्योंकि ये स्थानीय शासक क्रांतिकारी के साथ नहीं दिया था। स्थानीय जो क्रांति शासन थे वो जो है क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिए। और आदिवासी विद्रोह जनजाति आंदोलन, ये आदिवासी विरोध जनजाति जो आदिवासियों के अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने राज्य विस्तार के पश्चात इसे व्यक्तिगत कानून पुलिस प्रशासन हस्तक्षेप होने लगे, जिसके कारण से ये दुखी हुए और आदिवासी बाहरी लोगों के दिक कहते थे, जिसके तत्पर लोग ऐसे परेशान करते थे। और महाजन ठेकेदार जमींदार अधिकार थे, इसे दस्तकार गावले स्थानीय राजाओं दिक नहीं माना जाता था। आदिवासी विद्रोह के प्रमुख कारण आर्थिक था। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए।